हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बिहार एग्जाम क्रैक पर। मैं आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेट की एक सीरीज़ लेकर आया हूं जिसमें हम यूपी पुलिस के लिए जो सीरीज़ है वो यूपी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है और जिसमें हम 75 प्रश्न हल करेंगे जो जीके, जीएस और हिंदी के होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न 1 से 5 तक की जो संख्या है वो गद्यांश की है और गद्यांश बहुत ही इजी आता है, इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जो भी चीज़ें वो होंगी, जो भी तथ्य इंपोर्टेंट होंगे उन्हें अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक, तो शनि क्रमानुसार और सौरमंडल का छठा ग्रह है। यह बृहस्पति और यूरेनस के बीच की कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्य से बृहस्पति ग्रह जितना दूर है लगभग उतना ही बृहस्पति से शनि ग्रह दूर है। शनि ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें हमारी 750 पृथ्वियाँ समा सकती हैं, परंतु इस ग्रह का भार केवल 95 पृथ्वियों के बराबर है। कारण यह है कि शनि की द्रव्य राशि का औसत घनत्व बहुत कम है, पानी से भी कम है। अतः शनि ग्रह को पानी के किसी बहुत बड़े महासागर में डालना संभव हो तो यह उसमें डूबेगा नहीं बल्कि तैरने लग जाएगा। सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला पिंड शनि ही है। तो इसमें जैसे सबसे कम, सबसे अधिक, इन सब पे अंडरलाइन कर लोगे। ठीक, तो पहला प्रश्न क्या बन रहा है कि पहला प्रश्न है शनि किसके बीच की कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है? शुक्र और शनि, बृहस्पति और यूरेनस, मंगल और प्लूटो या शनि और बृहस्पति? तो फर्स्ट का उत्तर हो जाएगा बृहस्पति और यूरेनस और बी उत्तर सही है। दूसरा प्रश्न है, ये सब आपको गद्यांश में मिल जाएगा। ठीक है, शनि की द्रव्य राशि का औसत घनत्व कम है, तो पानी से भी कम है, हवा से भी कम है, आकाश से भी कम है या धरती से भी कम है। तो सेकंड का उत्तर क्या हो जाएगा? गद्यांश में क्या था? पानी से भी कम है। ठीक, तीसरा है सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला पिंड है बृहस्पति, यूरेनस, शनि या पृथ्वी? तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड का हो जाएगा सी। शनि का ही तो जिक्र हो रहा था, तो थर्ड का आंसर हो जाएगा सी। फोर्थ है शनि में समा सकती हैं कितनी पृथ्वियाँ? 95 पृथ्वियाँ, 750 पृथ्वियाँ और 95 यूरेनस या 750 यूरेनस? तो चौथे का उत्तर क्या हो जाएगा? चौथे का हो जाएगा बी, 750 पृथ्वियाँ। ठीक है, जो भी फैक्ट होते हैं या तिथियाँ मिलेंगी उन्हें आप अंडरलाइन कर लोगे और प्रश्न के अनुसार उत्तर दोगे गद्यांश से। ठीक है, पांचवा प्रश्न है सौरमंडल में शनि का क्रम कौन सा है? 10वां, दूसरा, छठा या पहला? तो गद्यांश में क्या था? छठवां। और 5 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये आपके 1 से 5 तक के गद्यांश हो गए। बाकी अब हिंदी के आपके व्याकरण के या फिर जो सामान्य हिंदी है उसके प्रश्न मिलेंगे। ठीक, तो छठवां प्रश्न है निम्न में से प्रसिद्ध छायावादी लेखक का नाम बताइए। इनमें से कौन प्रसिद्ध छायावादी लेखक हैं? महादेवी वर्मा, वियोग हरि, सी है डॉक्टर रामविलास शर्मा या डी लक्ष्मी नारायण मिश्र? तो 6 का आंसर हो जाएगा ए, महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। और 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सातवां प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 32, 33, 34 या 35? तो कितनी है? 33 है। और 7 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 7 का आंसर हो जाएगा बी। आठवां प्रश्न है अखियाँ हरिदर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ए बतिया सुन रूखी? उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस, वियोग श्रृंगार रस, सी शांत रस या डी विकल्प में है संयोग श्रृंगार रस? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। ठीक है, अखियाँ किसकी भूखी हैं? दर्शन की भूखी हैं। तो क्या है? दर्शन की भूखी हैं, तो कौन सा श्रृंगार हो जाएगा? वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। इसमें 8 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 9वां प्रश्न है मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाला छंद का नाम क्या होता है? ठीक है, दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत कौन सा होता है? ये पिछली क्लास में भी शायद प्रश्न आया था, तो मैंने बताया था व्याख्या में। रोला, चौपाई, सोरठा या हरगीतिका? तो दोहा के ठीक विपरीत होता है सोरठा, और ये आपको याद रखना है। 9 का उत्तर हो जाएगा सी। दोहा के ठीक विपरीत कौन होता है? सोरठा। 10वां प्रश्न है खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई, चल गई? पंक्ति में अलंकार पूछ रहा है। खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चल गई? तो इसमें क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, संभावना या उत्प्रेक्षा? तो खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई में क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। जब एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए तो उसे उपमा अलंकार कहा जाता है, और यहाँ पे हो जाएगा उपमा अलंकार। 10 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 10 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, तुलना प्रकट करने वाले शब्द जैसे सा आ जाए, सी आ जाए, तो इससे पहचान लोगे आप। सा आ जाए, सी आ जाए तो क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। ये ट्रिक है इसकी। ठीक, अब अनुप्रास अलंकार कैसे पता करेंगे? तो जैसे कोई बर्ड है, उसकी आवृत्ति बार बार हो, चारु चंद की चंचल किरणें, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक, उत्प्रेक्षा अलंकार कैसे पहचानेंगे? तो इसमें जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, संभावना करने वाले शब्द कौन से होते हैं? मनहु, मानव, मन,
मनु, मानव, मनहु, जनहु इत्यादि, ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार में, ठीक है। और सा सी से जब आएगा तो इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों अलंकार हो गए आपके। और यमक अलंकार में क्या होता है? तो कोई दो शब्द आएंगे एक जैसे लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न होंगे, वहाँ पे क्या होता है? यमक अलंकार होता है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, तालु या दंत? मैंने बताया कि वर्णमाला से एक प्रश्न आएगा जरूर, ठीक है। तो इसका जो ट्रिक है वो बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये लिख लिया आपने। अब इसे यहाँ से याद कर लो। ये कंठ आएगा, कंठ। ये च वाले आएंगे तालु में, कंठ तालु। मूर्धन्य में आ जाएगा टा वाला, और ता वाला आ जाएगा दंत में, और प वाला आ जाएगा ओट में। कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंती और ओष्ठ। इधर क च ट त प वर्ग हो जाएंगे और इधर इनका वो हो जाएगा, ठीक है। अब घा पूछा है उसने, तो कंठ घा किस में आता है? क वर्ग में आता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। और 11 का उत्तर हो जाएगा बी। 11 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ, किस में? बहुव्रीहि में, द्वंद्व में, कर्मधारय में या तत्पुरुष में? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जैसे दशानन, दशानन अलग अर्थ प्रकट कर रहा है। 10 हैं आनन जिसके, मतलब 10 हैं सिर जिसके, तो किसकी बात हो रही है? रावण की, थर्ड पर्सन की। तो 12 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। बहुव्रीहि समास होता है वो। ऐसा जो समास होता है जो वो होता है बहुव्रीहि समास। तो 12 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। 12 का उत्तर हो जाएगा। जैसे चंद्रशेखर है, गजानन, पीताम्बर, लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश जी, तो क्या हो जाएगा? लंबोदर में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? अल्प प्राण की ट्रिक क्या? 1, 3, 5। पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा ये अल्प प्राण में आते हैं, और दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर किस में आएगा? महाप्राण में। जैसे क है, क किस में आ जाएगा? अल्प प्राण में। ख किस में आएगा? महाप्राण में, ठीक है। अब ग आ गया, ग किस में आएगा? अल्प प्राण में, ठीक है। तो इसमें ख ये दूसरे नंबर पे आता है, ये भी दूसरे पे आता है, और ध भी दूसरे पे आता है। तो कौन सा बचा? त बचा। त किस पे आता है? पहले नंबर पे आता है, वर्ग में पहले नंबर पे आता है, तो त हो जाएगा आपका अल्प प्राण। इसमें अल्प प्राण कौन सा है? त है, ठीक है, पहले नंबर पे आ रहा है। 1, 3, 5 ऐसे याद रखो, ये अल्प प्राण है, और 2 और 4 क्या है? महाप्राण है, ठीक है। 14वां प्रश्न है, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि, इसमें कौन सा अनुप्रास है? अलंकार में भी, अनुप्रास में भी अंदर के 3 और हैं, ठीक है। सत्योनुप्रास, वृत्योनुप्रास, लाटानुप्रास या छेकानुप्रास? तो 14 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार में भी लाटानुप्रास। 14 का आंसर हो जाएगा सी। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है? उपमा, रूपक, विशेषोक्ति या उत्प्रेक्षा? तो सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है, कौन सा? सी नहीं है। 15 का उत्तर हो जाएगा सी। 16वां प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी थी? 16 का उत्तर क्या हो जाएगा? विश्वनाथ प्रसाद जी ने, हरिप्रसाद द्विवेदी ने, राम कुमार वर्मा ने या रमाशंकर शुक्ल अर्थात रसाल ने? तो 16 का आंसर हो जाएगा ए। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी थी। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ना है, जो भी प्रश्न समझ में ना आए उसे एक जगह नोट डाउन जरूर कर लेना, जिससे कि एग्जाम टाइम पर रिवीजन के समय ये काम कारगर हो, ठीक है। तो और 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है? दिनकर की रचना एक पूछी जाएगी, 2 भी पूछी जा सकती हैं। उर्वशी, कुरुक्षेत्र, मृगनयनी या रश्मिरथी? तो मृगनयनी जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, बाकी उर्वशी, कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी ये किनकी रचनाएं हैं? रामधारी सिंह दिनकर की हैं, ठीक। अब मृगनयनी पूछेगा किसकी है? तो मृगनयनी है वृंदावन लाल वर्मा जी की। किसकी है? वृंदावन लाल वर्मा जी की, याद रखोगे, ठीक, रचनाएं। 18वां प्रश्न है, तरंगा शब्द में समास कौन सा होगा? द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास? द्वंद्व तो होगा नहीं, क्योंकि द्वंद्व में हमेशा क्या आता है? योजक चिन्ह लगा होता है, ठीक है। जैसे माता पिता, तो योजक चिन्ह होगा, इससे पहचान लोगे आप द्वंद्व समास। अव्ययी भाव भी नहीं होगा, ये अव्ययी भाव किसमें होता है? जैसे आमरण, यथाशक्ति, ना, ये क्या है? अव्ययी भाव के उदाहरण है। द्विगु समास, तिरंगा में क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। इसकी क्या है? जब भी किसी गिनती, जैसे सप्तशती है, सप्तशती, 9 ग्रह, इनमें सब में क्या होगा? इनमें सब में द्विगु समास होगा। क्या होगा? द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। संख्यावाचक शब्द होगा पहला
तो आप क्या कहोगे, जैसे पंचवटी, तो पहला शब्द पंचवटी क्या है, संख्यावाचक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। चौराहा, 4 राहों का समूह चौराहा, इसमें क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। पंचामृत, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, द्विगु समास वहाँ होता है जहाँ पहला शब्द संख्यावाचक होता है और दूसरा पद संज्ञावाचक एवं प्रधान होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा द्विगु समास। 19वां प्रश्न है, किस पंक्ति में अपुंती अलंकार है, इसका मुख चंद्रमा के समान है, चंद्र इसके मुख के समान है, इसका मुख ही चंद्र है, या यह चंद्र नहीं मुख है। तो 19 का उत्तर हो जाएगा डी, यह चंद्र नहीं मुख है, ये अपुंती अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, 20वां प्रश्न है, गधा का तत्सम पूछा है, गधा, गर्धव, गध्रव या गर्धव। अब देखो बी और डी दोनों एक जैसे दे दिए हैं इसने, तो 20 का उत्तर क्या हो जाएगा, 20 का उत्तर या तो डी मान लो या फिर बी मान लो, जो इच्छा करे। वैसे गधा का जो तत्सम है वो गर्धव होता है, गधा का तत्सम क्या हो जाता है, गर्धव होता है, दोनों ही सही हैं। 21वां है, अलंकेश पर्यायवाची शब्द है किसका, बादल का, कल्पवृक्ष का, कुबेर का या चपला का। तो 21 का उत्तर हो जाएगा सी, जो अलंकेश हैं वो कुबेर का पर्यायवाची होता है। किसका होता है, कुबेर का। ठीक है, विद्युत के पर्यायवाची चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, ये सब किसके हैं, बिजली के हैं। किसके हैं, बिजली के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 22वां प्रश्न है, इसमें अशुद्ध वाक्य त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि न हो तो भाग डी को चिन्हित कीजिए। धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ न होगा, कोई त्रुटि नहीं है, इसमें बताना है किसमें त्रुटि है। तो 22 में क्या हो जाएगा, धनवान को व्यर्थ में सहायता देकर कोई लाभ न होगा। धनवान को व्यर्थ में सहायता देकर, व्यर्थ में, बेकार में, व्यर्थ और बेकार नहीं आएगा, तो इसमें किसमें त्रुटि हो जाएगी, बी में त्रुटि हो जाएगी। ठीक है, देकर कोई लाभ न होगा, धनवान को व्यर्थ बेकार में, तो किसमें त्रुटि है, बी में त्रुटि हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि व्यर्थ और बेकार एक साथ नहीं आएगा, दोनों एक जैसे ही हैं। चलिए 23वां प्रश्न देखते हैं, जिसके पास कुछ न हो, इसके लिए एक शब्द है क्या, अक्षम, अकिंचन, अज्ञ या असमर्थ। तो जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए बोलते हैं अकिंचन। क्या बोलते हैं, अकिंचन। ठीक है, अच्छा एक शब्द बताओ जिसे बुलाया गया हो, आहूत, और जिसे न बुलाया गया हो उसी के लिए क्या है, अनाहूत। आहूत और अनाहूत ये भी इम्पोर्टेंट है। 24 है, निम्नलिखित पद में कौन सा पद बैया प्रत्यय लगाने से बनाए, रवैया, डटैया, खवैया या बचैया। तो बैया प्रत्यय किस में लगाए, तो 24 में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। खवैया में बैया प्रत्यय लगा है और 24 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। 25वां प्रश्न है, पितृ प्लस अनुमति का सही संधिपद है, पित्रानुमति, पितृनुमति, पितृनुमति या पित्रानुमति। तो 25 का भी आंसर क्या हो जाएगा, सी, पितृनुमति, पितृधन अनुमति का सही संधिपद है। ठीक है, 26 है, वर्तिका का तद्भव रूप बताना है, बत्ती, बाती, वर्तिक या बात। तो वर्तिका का जो तद्भव रूप होता है वो होता है बाती। ठीक है, क्या होता है, बाती। और 26 का आंसर हो जाएगा बी, 26 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। 27वां प्रश्न है, पहला जो है जिस प्रकार, अब इसे सेट करना है। ठीक है, दहकना है उसी प्रकार, उसके स्वभाव का, मनुष्य का धैर्य, अग्नि का धर्म, और लास्ट में आ जाएगा पर्याय होना चाहिए। तो इसमें कैसे बनेगा, जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है, तो जिस प्रकार अग्नि, ये आ जाएगा पहले ब, अग्नि का धर्म दहकना है, ब के बाद यह आ जाएगा दहकना है, उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य, फिर ल आ जाएगा, मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए, ला के बाद र आ जाएगा। ठीक है, तो व य ल र किस में आ रहा है, व य ल र सी, तो इस सी में आ रहा है, और 27 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, सी हो जाएगा। 28 है, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा, चाकुएं, चाकुओं, चाकुओं या चाकू। तो चाकू का कोई भी बहुवचन नहीं होता, जैसे पेड़ का पेड़ रहता है वैसे चाकू का चाकू ही रहेगा, और 28 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा 28 का आंसर, डी, चाकू का चाकू। 29 है, परिश्रम शब्द का विलोम क्या होगा, आश्रम, विश्राम, विश्रांत या विश्रम। तो परिश्रम का विलोम होता है विश्राम। ठीक है, 29 का आंसर हो जाएगा बी। 30 है, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवों सुत सुरत अजिर बिहारी। इन पंक्तियों में कौन सा छंद का प्रयोग हुआ, दोहा का, चौपाई का, सोरठा का या सवैया का। तो इसमें हुआ है चौपाई का प्रयोग, और 30 का आंसर हो जाएगा बी। 31 है, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या फिर संप्रदान कारक।
तो क्रिया को सूचित करने वाला कारक कौन सा होता है? अधिकरण कारक होता है। और 31 का आंसर क्या हो जाएगा? 31 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। 32 देखना है। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। ठकुरानी, ठाकुराइन, ठकुरिन या ठाकुरी। तो 32 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा ठाकुराइन। क्या हो जाएगा? ठकुराइन। ठीक है। तो 32 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए, जैसे पंडित का क्या हो जाएगा? पंडिताइन। पंडित का क्या हो जाएगा? पंडिताइन। वैसे ही ठाकुर का ठकुराइन। ठीक। 33 देखते हैं। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? 33 है। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? वृत्त संधि, यड़ संधि, स्वर संधि या व्यंजन संधि। तो पहले 33 में देखेंगे। पहले तो इसे तोड़ लेंगे। जगत धन नाथ हो जाएगा। जगत धन नाथ हो जाएगा। और इसमें संधि कौन सी बन जाएगी? व्यंजन संधि बन जाएगी। कौन सी संधि बनेगी? व्यंजन। और 33 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है 34। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? चक्रपाणी में, चतुर्युग्मम में, नीलोत्पलम में या माता पिता में? माता पिता में तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें कौन सा समास है? द्विबंध समास है, क्योंकि योजक चिन्ह लगा हुआ है इसमें। ठीक है। अब ये बच्चे ए बचा, बी और सी बचा। अब इसमें कर्मधारय समास किस में है? तो 34 में क्या हो जाएगा? सी। नीलोत्पलम जो है उसमें आपका कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। ठीक है। इसमें प्रथम पद विशेषण होता है तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। अतः नीलोत्पल में कर्मधारय समास है। जहाँ पर कोई शब्द अन्य अर्थ प्रकट करता है वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे चक्रपाणी। चक्रपाणी। ठीक है। तो इसमें चक्रपाणी में क्या? चक्र है जिसके हाथ में, अर्थात विष्णु भगवान। और इसमें चक्रपाणी में क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। 35 है। मेंढकी को जुकाम होना का अर्थ है बिना जान पहचान के लेन देन, बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा, भयंकर बरसात होना या भयंकर सर्दी होना। तो 35 ये मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है। मेंढकी को जुकाम होना, बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा दिखाना। 35 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी। 36 है। प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। प्र, प्रति, प्रत्युक्त या प्रत्युत। तो इसमें 36 में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो 36 में उपसर्ग हो जाएगा प्रति, और प्रति से बना है प्रत्युत्पन्न। ठीक है। 36 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वर्तनी पूछ रहा है। कवित्री की शुद्ध वर्तनी बतानी है। कवित्री की शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो कवित्री वा पे छोटी की मात्रा किसी में नहीं आएगी, तीनों में आ रही है। जिस पर नहीं आ रही वही सही है। और कौन सा सही है? बी सही है। ठीक है। कवित्री मैंने कल भी बताया था। कवित्री है, वाल्मीकि है, रचयिता है। ठीक है। श्रृंखला है, श्रृंगार है, बधू है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं वर्तनी। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और 38 और हिंदी का लास्ट प्रश्न है ये। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? शुद्ध वाक्य। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है। मुझसे यह काम संभव नहीं है। सी है। प्राय ऐसे अवसर आते हैं जिसमें लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है। और डी है। मैं जा रहा हूँ। तो शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है, वाक्य शुद्ध नहीं है। ठीक है। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ, ये शुद्ध है। और 38 का आंसर हो जाएगा ए। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ, ये हो जाएगा सही है, नहीं लगेगा इसमें। ठीक है। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये आपके 38 प्रश्न किसके हो गए? हिंदी के हो गए। अब हम देखेंगे सामान्य ज्ञान, जीके जीएस सामान्य जानकारी। 39 है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? तो गंगा नदी बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर या जेपी नगर। तो गंगा नदी बिजनौर से प्रवेश करती है। कहाँ से? बिजनौर से। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है। और उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? बहती है 28 जिलों से बहती है। कितने से? 28 से। ठीक है। भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। ये भी पूछा जा सकता है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो नवंबर 2008 में। 40 प्रश्न है। 40वां। विजय सागर पश्चिम बिहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? विजय सागर पश्चिम बिहार। महुआ, मेरठ, मुरादाबाद, महाराजगंज। तो 40 का उत्तर हो जाएगा ए, महुआ। कहाँ पर है? महुआ में ये अवस्थित है। ठीक है। किसके किनारे है? विजय सागर झील के किनारे है। 41 है। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। सीतापुर बाराबंकी में, एटा मैनपुरी में, मिर्ज़ापुर झांसी में या आगरा मथुरा में। तो 41 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मिर्ज़ापुर झांसी में। अच्छा, आरओ में पूछा गया था कि मार मृदा कहाँ पाई जाती है? तो वो भी आपका उत्तर यही होगा, मिर्ज़ापुर झांसी में। ठीक है। तो लाल मिट्टी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पाई जाती है? मिर्ज़ापुर झांसी में। 42 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है?
तो लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जिला है। सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल वाला जिला है। सीतापुर न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जिला है। और डी संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल वाला जिला है। इसमें कौन सा विकल्प गलत है? तो 42 का आंसर हो जाएगा सी। न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जिला सीतापुर नहीं है, ठीक है। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 43 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया था? बुलंद दरवाजा, रूमी दरवाजा, लखी दरवाजा या दिल्ली गेट? तो जो उत्तर प्रदेश का जो लोगो है उसमें क्या है? मछली का राज चिन्ह है। वो कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है आपका रूमी दरवाजा से। कहाँ से? रूमी दरवाजा से। अब ये है कहाँ पर रूमी दरवाजा? तो ये लखनऊ में अवस्थित है। इसका निर्माण 1784 ईस्वी में आसिफउद्दौला ने करवाया था। किसने? आसिफउद्दौला ने, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का जो लोगो है, जो चिन्ह है, राजकीय चिन्ह है उत्तर प्रदेश का, उसमें क्या क्या आता है? तो आपका मछली आएगा, तीर आएगा और धनुष आएगा, ठीक है। मछली, तीर और धनुष। अच्छा 44 है, जून 2023 में किस राज्य में प्रसिद्ध बिहू कुह उत्सव महोत्सव मनाया गया? मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड? तो 44 का आंसर हो जाएगा सी, अरुणाचल प्रदेश। ये करंट का प्रश्न है। 45 है, किस देश के लिए स्पेस एक्स ने सतरिया SATRI सतरिया 1 नामक संचार उपग्रह को लॉन्च किया है? किस देश के लिए? मलेशिया, थाईलैंड, भारत या इंडोनेशिया? तो 45 का उत्तर हो जाएगा डी, इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा 45 का? डी। 46 है, जून 2023 में कौन सा रेलवे स्टेशन ईट राइट स्टेशन प्रमाण से सम्मानित होने वाला पूर्वोत्तर रेलवे का पहला स्टेशन बन गया है? डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन, रंगिया रेलवे स्टेशन, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन या गोरखपुर रेलवे स्टेशन? तो 46 का आंसर हो जाएगा सी, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। तो 4 से 5 प्रश्न करंट के पूछ लिए जाते हैं, तो करंट भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। 47 है, चीन भारत सीमा विवाद, भारत और चीन के बीच में एक युद्ध हुआ था, जो कब हुआ था? 1952 में, 1962 में या 1972 में या 1982 में? तो भारत और चीन के बीच में जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1962 में। और 47 का उत्तर हो जाएगा बी। 47 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 48 है, हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? बिंबिसार, अशोक, प्रसेनजित या अजातशत्रु? तो हर्यक वंश से मगध के पहले शासक थे बिंबिसार। 48 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 49 है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? जलालुद्दीन खिलजी, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक या नसरुद्दीन महमूद? तो 49 का उत्तर हो जाएगा सी, गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में पंजाब पश्चिमोत्तर प्रांत का राज्यपाल था। इसी ने खिलजी वंश के पश्चात 1320 में तुगलक वंश की स्थापना की थी। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, ठीक है। अच्छा एक विभाग है दीवान ए अमीर कोही। दीवान ए अमीर कोही एक कृषि विभाग था और इसकी स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगर पूछ लिया जाए कि दीवान ए रियासत किसका विभाग था? तो बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था देखता था। और सहना ए मंडी कौन था? वो बाजार का अधीक्षक हुआ करता था, बाजार का अधीक्षक। और बरीद कौन होता था? वो बाजार का निरीक्षक होता था, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन और स्थायी सेना की नींव रखी थी। घोड़े दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा को अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी भी इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 50 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा मॉन्टफोर्ड सुधार रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया? 1942, 1938, 1918 या 1907? तो 50 का उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 50 का उत्तर? 1918। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट है ये। क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट है। भारत में ब्रिटिश औपनिवेश सरकार द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार रिपोर्ट 1918 में प्रस्तुत की गई, जिसे वर्ष 1919 में भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से लागू किया गया था, ठीक है। प्रस्तुत की गई थी 1918 में, लागू की गई थी 1919 में। 51 है, 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच एक समझौता हुआ था? तो पूना पैक्ट जो है वो हुआ था आपका महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में। और 51 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 51 का उत्तर? डी। महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था क्या? पूना समझौता। कब हुआ था? तो ये हुआ था सितंबर 1932 में। कब हुआ था? सितंबर 1932 में।
52 है, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत व्हाइट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है? चोओयू, मकालू, लोहोत्से या धौलागिरी? तो 52 का आंसर हो जाएगा डी, धौलागिरी को व्हाइट श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। 52 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। 53 है, त्वांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है? चनकन दर्रा, बुमला दर्रा, हपुनगन दर्रा या कुमाजबंग दर्रा? तो 53 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी, बुमला दर्रा। बुमला दर्रा किसे जोड़ता है? त्वांग और लहासा को जोड़ता है। कौन सा दर्रा? बुमला दर्रा। ठीक है, 53 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 54 है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? पैंगोंग झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील या वेम्बनाड झील? तो भारत की सबसे जो लंबी झील है वो है वेम्बनाड झील और 54 का उत्तर हो जाएगा डी। 54 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, पैंगोंग झील 135 किलोमीटर लंबी है, भारत व चीन दोनों देशों में स्थित है। उपयुक्त झीलों में वेम्बनाड झील भारत में स्थित है, सबसे लंबी झील है। पुलिकट एवं कोलेरू झीलों की लंबाई लगभग बराबर है। तो सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाड झील है। ठीक है, अगर पैंगोंग झील पूछ रहे तो ये कहाँ पर है? तो ये भारत और चीन में है। कहाँ पर है? भारत और चीन में पैंगोंग झील। ठीक है। 55 है, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? हरिद्वार, नामचा बरवा, अलकनंदा या अम्बाला? तो 55 का उत्तर हो जाएगा डी, अम्बाला। क्या हो जाएगा? 55 का उत्तर डी, अम्बाला। दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है? सांविधिक निकाय, दामोदर घाटी की देखभाल करने वाला नगर निगम, बिहार में स्थित निजी उद्यम या गैर सरकारी संगठन? तो दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है? एक सांविधिक निकाय है। 56 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? 56 का ए। 57 है, संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? 6 से 17 अक्टूबर 1949 को। बी है 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949। सी है 16 मई से 16 जून 1949 या फिर डी 14 से 31 1947। ठीक, तो इसमें क्या है? 57 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 6 से 17 अक्टूबर 1949। संविधान सभा का जो 10वां अधिवेशन था वो कब हुआ था? 6 से 17 अक्टूबर 1949 को हुआ था। और सबसे लास्ट जो अधिवेशन हुआ था, 12वां अधिवेशन जिसमें साइन हुए थे, हस्ताक्षर हुए थे, वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? सबसे अंतिम अधिवेशन जो 12वां अधिवेशन कहलाता है 24 जनवरी 1950 को, और जिसमें क्या हुए थे? हस्ताक्षर हुए थे। और 11वां अधिवेशन कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। 58 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एवं वन और वन्यजीव की सुरक्षा किससे संबंधित है? 48A किससे संबंधित है? चलिए विकल्प देखते हैं। विकल्प में है ए राज्य सरकार से, बी केंद्र सरकार से, और सी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों से, या डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से। तो ये 48 जो ए है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है और 58 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखनी है आपको, जैसे भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार हैं। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 4 के ए में क्या है? तो भाग 4 के ए में है मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है। और कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है? जैसे मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? तो यूएसए से लिए गए। कहाँ से? यूएसए से। तो ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। और अनुच्छेद 36 से 51 तक जो हैं वो किस में आते हैं आपके? वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 59, लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 15, 10, 12 या 20? तो वो होती है 20 संख्या। कितनी होती है? 20। अच्छा, एक प्रश्न और पूछ लेता है कि शून्यकाल का जो समय है वो कितना है? तो 12 से 1 बजे का जो समय होता है वो शून्यकाल का समय कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो विधान परिषद के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है 30 वर्ष। कितनी है? 30 वर्ष है। और 60 का उत्तर हो जाएगा सी। अगर पूछे लोकसभा के लिए तो लोकसभा और विधानसभा के लिए दोनों के लिए कितनी है? 25 वर्ष है। और राज्यसभा और विधान परिषद दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है। राज्यसभा और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष है, लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 वर्ष है। ठीक है। तो विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। 60 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है 61, संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग या योजना आयोग? तो योजना आयोग है जिसका गठन बाद में हुआ था। ठीक है। ये सांविधिक निकाय है। कैसा निकाय है? सांविधिक। ठीक है। गैर संवैधानिक आयोग रहा है ये। और बाकी निर्वाचन आयोग, इसका उल्लेख संविधान में है। निर्वाचन आयोग किस में आता है? 324 में आता है। वित्त आयोग किस में आता है? 280 में आता है। ठीक है। तो ये भी पूछ लिए जाते हैं, अनुच्छेद इंपॉर्टेंट हैं। ठीक।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 62। भारत के संविधान में किस संशोधन ने टैक्सेस ऑन सर्विसेज नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा था? टैक्सेस ऑन सर्विसेज 56वें संविधान संशोधन से, 62वें संविधान संशोधन, 78वें संविधान संशोधन या 88वें संविधान संशोधन? तो 62 का उत्तर हो जाएगा डी, 88वें संविधान संशोधन। और 7वीं अनुसूची के संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा गया था, जिसका क्या था? सेवाओं पर कर, सेवाओं पर कर लगना। तो 62 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। 63 है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा हुआ है? प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लोकलेखा समिति या फिर सभी विकल्प सही हैं। तो वो किससे जुड़ा होता है? लोकलेखा समिति से जुड़ा होता है। इसमें कितने सदस्य होते हैं? टोटल 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, टोटल कितने सदस्य होते हैं? 22 होते हैं। 63 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 63 का आंसर सी। 64 है, छोटे किसान और मौसमी मजदूर जैसे लोग जो नियमित रूप से गरीबी दायरे के अंदर और बाहर होते रहते हैं, उन्हें किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? स्थायी गरीब, कदाचित गरीब, बिलोडन गरीब या सामान्य गरीब? तो 64 का उत्तर हो जाएगा सी, बिलोडन गरीब। कौन से गरीब? बिलोडन। वह दर 65 है, वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि के लिए उधार देता है उसे क्या कहते हैं? जैसे छोटी बैंकें जो हैं, जैसे एसबीआई है या पीएनबी है, अब वो आरबीआई से अगर लोन ले तो क्या उसे क्या कहेंगे हम? रिवर्स रेपो दर, बैंक दर या नकदी आरक्षित? तो उसे हम बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? रेपो दर। क्या बोलते हैं? वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि के लिए उधार देती है रेपो दर कहलाती है। क्या कहलाती है? रेपो दर। ठीक है, तो 65 का उत्तर हो जाएगा बी। अगला है 66, बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1947 में, 1956 में, 1969 में या 1980 में? तो 66 का उत्तर हो जाएगा सी। कब हुआ था? 1969 में। अच्छा, एक चीज़ और याद रखनी है आपको, जो बैंकें हैं उनका राष्ट्रीयकरण 2 बार हुआ था। एक बार पहला चरण जो चला था वो हुआ था 17 जुलाई 1969 में हुआ था 14 बैंकों का, और फिर हुआ है दूसरी बार 15 अप्रैल 1980 को, जिसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 6 बैंकों का। ठीक है, तो ये आपका हो गया 66 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 67 है, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के बारे में असत्य कथन को पहचानें। असत्य कथन बताना है 67 में। ठीक है, तो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को रियायती मूल्य पर खाद्यान्न मिलता है, बिल्कुल सही है। वर्ष 1997 से पीडीएस लक्षित उपभोक्ताओं के लिए टीपीडीएस बन गया है। सी है, पीडीएस की परिकल्पना 1967 में उपभोक्ताओं की सहायता के लिए मूल्य समर्थन कार्यक्रम के रूप में की गई थी। और डी है, देश में पीडीएस को 2007 से बंद कर दिया गया है। तो इसका 67 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देश में पीडीएस को 2007 से बंद कर दिया, यही वाला जो है गलत है। ठीक है, बाकी तीनों विकल्प सही हैं। 68 है, पीएमजीवाई का पूर्ण रूप क्या है? तो प्रधानमंत्री ग्राम योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री गुरुकुल योजना या प्रधानमंत्री गरीब योजना? तो पीएमजीवाई का मतलब है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। और 68 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 69, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो योजना आयोग की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, तो 2007 से 10 पूछ रहा है, तो ये वैसे भी नहीं होगा क्योंकि योजना थी वो 5 वर्ष की थी, 5 वर्ष की थी। ठीक है, तो पहला तो नहीं होगा। 12 से 17, 15 से 20 या 5 से 10, तो वो थी 2012 से 2017। ठीक है, तो 69 का उत्तर क्या हो जाएगा? 69 का उत्तर हो जाएगा बी। और इसका लक्ष्य क्या था? तो त्वरित संपोषणीय एवं आर्थिक समावेशी समृद्धि। क्या है? त्वरित संपोषणीय एवं अधिक समावेशी समृद्धि, अधिक समावेशी समृद्धि। ठीक है। 70 है, प्रसिद्ध संपादक, कवित्री, विदुषी और लेखिका इंदिरा गोस्वामी को कौन सी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? ठीक है, क्या नाम है? इंदिरा गोस्वामी। तो किसके लिए ज्ञानपीठ मिला था? बंगाली, उड़िया, असमिया या हिंदी? तो 70 का उत्तर हो जाएगा सी, असमिया के लिए। किसके लिए? असमिया के लिए। और 70 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 71 है, डकवर्थ लुईस स्टर्न विधि निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये फैक्ट भी पूछ लेता है, कौन सा जो फैक्ट है वो किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से, हॉकी से, पोलो से या क्रिकेट से? तो 71 का उत्तर हो जाएगा डी, डकवर्थ लुईस स्टर्न विधि क्रिकेट से संबंधित है।
ठीक है। 72 है, लघु गुणक का आविष्कार किसने किया था? लघु गुणक का आविष्कार किसने किया था? ईडन स्नोडेन ने, लैरी पेज ने, थॉमस एडिसन ने या जॉन नेपियर ने? तो लघु गुणक का आविष्कार किया था जॉन नेपियर ने। और 72 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। 73 है, विश्व की मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल खाता है? रूस की मुद्रा येन, भूटान की पेसो, म्यांमार की क्यात या चीन की रूबल? तो देखो इसमें कौन सी सही से मेल खा रही है? तो मेल खा रही है सी, क्योंकि म्यांमार की मुद्रा जो है वो क्यात है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात है। ठीक है। रूस की होती है रूबल, रूस की मुद्रा क्या है? रूबल है। चीन की क्या है? रैन मिनमी। और भूटान की नगुल्ट्रम है। और म्यांमार की क्यात है। ठीक है। एक प्रश्न मैंने बताया था मुद्रा का और एक राजधानी का बन सकता है। आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लें। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स, रोम, वियना या डबलिन? तो 74 का उत्तर हो जाएगा सी, वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना है। 75 है, सिस्मोमीटर का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर पार्केस ने, लुइसी पल्मिरी ने, एलेक्सी पेजितनोव ने या रैनसम एली ओल्डस ने? तो जो सिस्मोमीटर है ये भूकंप मापी यंत्र होता है। सिस्मोमीटर क्या है? एक भूकंप मापी यंत्र है और इसका आविष्कार किया था लुइगी पल्मिरी ने। किसने? लुइगी पल्मिरी ने। और 75 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। ये आपके 75 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। 75 प्रश्न का मतलब हो गया 150 प्रश्न। ठीक है। आधा पेपर आपका यहाँ सॉल्व हो गया है। ये सीरीज़ आपकी निरंतर चलेगी। अभी हमारे पास बहुत कंटेंट है, आप इससे अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है। जो भी चीज़ें आपको कठिन लगती हैं उन्हें एक जगह नोट डाउन कर लिया करो और जो भी मैं टॉपिक बताता हूँ उसे प्लीज़ एक बार देख लिया करो और गूगल पर सर्च करके उसे नोट डाउन कर लिया करो। जैसे मैंने बताया कि नोबेल पुरस्कार जो भारतीयों को मिले हैं, कब कब मिले, किस किस क्षेत्र में, तो उससे क्या है ना, अगर प्रश्न पूछा गया नोबेल पुरस्कार से तो आप उसे कर ले जाओगे। ठीक है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में। एक टॉपिक ये बताया मैंने कि राजधानी इंपॉर्टेंट है, दूसरा टॉपिक है कि मुद्रा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इन्हें पढ़ लो। हिंदी में वर्णमाला, अल्पप्राण, महाप्राण, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट हैं। रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। तो जो चीज़ें बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट हैं उन्हें एक अच्छे से देख लो। टाइम ज़्यादा नहीं है। ठीक है। टाइम ये 20-22 दिन जो हैं वो पता नहीं चलेंगे अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अच्छे से तैयारी करो और सिलेक्शन लो। ठीक। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू सो मच।